हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइस देयर ब्लॉग। सो जैसा कि आपने देखा कि हम घर से निकलने के लिए रेडी हो चुके थे, ऑलमोस्ट जा ही चुके थे। तो इसके बीच में आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि जैसा कि हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो इसके लिए हम रेंटेड हाउस देख रहे थे, बट कोरोना की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसलिए फिर जैसा कि हमने बताया, हमने अपने पेरेंट्स से बात की थी। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम लोग घर पर ही आ जाओ, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, पीजी पे वो घर पूरा खाली था, कि तुम लोग घर पर ही आ जाओ। तो फिर हमने कहीं और रेंट पे जाने के बजाय घर पे जाना ही बेटर समझा, क्योंकि लॉकडाउन था, रेंट पे कोई दे नहीं रहा था मकान। तो फिर हम सीधा घर पे पहुंच गए। तो मुझसे भी बात की थी मेरे फादर इन लॉ ने। तो मुझसे पूछ रहे थे कि टेंशन वेंशन नहीं लेना, कुछ भी, इतना बड़ा घर पड़ा है तो कहीं और जाने की कहाँ जरूरत है किराए पर। दुनिया क्या बोलेगी कि घर इतना बड़ा है और बेटा बहू किराए पर जाकर रह रहे हैं। तो फिर वैसे भी क्योंकि वो जब हम इनके यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, तब वो घर पूरा भरा हुआ था पीजी से, क्योंकि हमारी शादी बीच में हो गई थी। तो अब बीच में तो किसी को ऐसे निकाल नहीं सकते ना पीजी वालों को, तो उस टाइम पर। और फिर कुछ आगे से हमारे भाई भाभी भी हमको साथ में रहेंगे। हम लोग अकेले रहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ ही रहना, मिलजुल कर रहेंगे। इस तरह से बड़ी बड़ी बातें की। अब वापस रिपीट तो मैं करना नहीं चाहती। वहां शिफ्ट हो गए, पर वो सब आपने देख लिया फिर। तो इसलिए मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, अभी तेरा घर पड़ा है यहाँ पर, तुझे यहाँ पे आना है। उनको पता है। आप ये देखो, मैं तो अभी, मुझे 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे आए। वो उनके बड़े बेटे को जानते हैं अच्छी तरह से, तो वो मुझसे बोल रहे हैं कि तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरा घर यहाँ पे पड़ा है, तू यहाँ पे आ, तू मेरे होते हुए किराए पर जाएगी क्या। इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली, आप सोचिए। अब इसके अलावा भी अब मुझे कुछ बताने की जरूरत है। उनको भी पता है इस लड़की ने 6 महीने क्या क्या झेला होगा, वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं ना उन दोनों को। तो वो यही बोलते हैं कि उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती थी, यही बोला। और उसके बाद बोला कि अब तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी हमने थोड़ा ऐसे बोला, क्योंकि ना वो तो उनकी बात पर कोई शक नहीं था, वो इतनी बड़ी बात बोल रहे थे। बट एक ऐसा लगा ना, क्योंकि हम इतना बड़ा धोखा खाकर बैठे थे ना उस टाइम पर, वो भी इतने अच्छे से लेकर गए, फिर बाद में क्या क्या हुआ। तो रिश्ते खराब ना हो, इसलिए हम सोच रहे थे कि कहीं हम किराए पर रहना वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि भाई भाभी के साथ भी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, वो भी बहुत अच्छे से लेकर गए थे। बट मेरे फादर इन लॉ ने तो माना ही नहीं, वो बोले कि नहीं, घर पे ही आना है। तो फिर हम घर पर ही गए थे रहने के लिए। जब से मैं शादी होकर गई और आज का दिन है, मुझे किराए के घर में रहना नहीं पड़ा। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे फादर इन लॉ को, क्योंकि उनकी वजह से मुझे किराए के धक्के नहीं खाने पड़े। हम लोग घर पे पहुंचे 12 बजे तक, तकरीबन सामान वामान सब शिफ्ट करके वहां पे हमने वो बेड वापस सेट किया। और दूसरा सारा सामान, अब फ्रिज तो मेरे घर में ऑलरेडी था, तो जो हमारा फ्रिज था उसको पैक करके वैसे ही रख दिया उसको, क्यों अगले काफी टाइम तक वो फ्रिज चालू होना ही नहीं था, क्योंकि एक घर में दो फ्रिज तो चला नहीं सकते थे। फिर हम लोग थोड़ा आराम किया। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बुलाया नीचे, हम दोनों को बुलाया था। फिर पूछा कि क्या बात हुई थी। मैंने कहा बात तो ऐसी कुछ नहीं हुई। तब उन्होंने बताया कि मेरे भाई भाभी हमारे पीछे मेरे पेरेंट्स से क्या बात करते थे, उनको फोन पे क्या बोलते थे। तो उन्होंने बोला कि तू जब गया था यहाँ से जनवरी के अंदर, तब तेरी भाभी का फोन आया था और उसने बोला था कि आप लोग अभी क्यों भेज रहे हो इनको वहां पे, अभी आप इनको वहीं पे रखो, यहाँ पे मत भेजो। तो मैंने कहा आपने ये बात हमको तो नहीं बताई। कि हमने इसलिए नहीं बताई कि तुम दोनों भाइयों के बीच में क्या चल रहा था वो हमको भी नहीं पता था, इसलिए ये सारी बातें हमने तुझे नहीं बताई। पहले तो हमारी शादी नहीं, उससे पहले उन्होंने बोल दिया कि आपको यहीं रहना है साथ में। हमारी जब बातचीत हुई शेयर चैट पर, इसके बाद हम शादी का डिसीजन लिया। तो इन्होंने उनको बताया कि लड़की मुस्लिम है, क्योंकि ऑब्वियस है ना, एक्सेप्ट करे नहीं करे। तब भी वो बोल सकते थे ना कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब उन्होंने नहीं कहा। तब उनको महान बनना था, तो शादी करके आई। मैं फिर मेरे सामने खुद बोला है उन्होंने, मैं शादी करके आई तो मुझसे बोला है वो जो करना है वो करना, अच्छे से रहना, इसी घर में रहना है, साथ में मिलके रहेंगे। तब भी बोल सकते थे ना कि हमें एक्सेप्ट नहीं है, तब भी नहीं बोला। और अब जब हमको 6 महीने रख लिया, उसके बाद ऐसा सलूक किया हमारे साथ, और फिर लास्ट में जाके हमारे पीछे फिर उनसे बुराई करते थे। इतना सब झमेला करने से अच्छे तो हम एक बार में बोल देते इनको कि आशीष भैया, आप जो शादी कर रहे हैं हमको शामिल मत करना, हमारे साथ नहीं रहना, क्योंकि इतना बुरा जो तुमने करा है उससे बेटर तो वो ही ज्यादा सही रहता ना। महान बनने की कहाँ जरूरत थी, बाद में अपनी बेइज्जती खुद ही करा ली उन्होंने।
और मैं तो कहीं से कहीं तक गलत नहीं थी। गलत होती तो मेरे फादर इन लॉ मुझे अपने घर में लेके नहीं जाते। मुझे आगे से उन्होंने बोला है मेरे होते हुए तुझे किराए पे जाने की जरूरत नहीं है, कितनी बड़ी बात है, अब आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे। फिर इस बात की उनको क्या मिर्ची लगी थी वो आपको आगे पता चलने वाला है। फिर हमने बोला अब इन बातों से करने से कुछ मतलब नहीं है, उनका बस सीधा सा मतलब यही था, इधर से इनको भड़काते थे उधर से उनको भड़काते थे, वही वो छोटी मोटी बातें घर में ऐसी होती रहती, इतनी छोटी छोटी बातें हम आपको नहीं बता रहे हैं, यही ड्रामा चलता रहा। अब यहाँ से ना एक मोटिवेशनल स्टोरी शुरू होने वाली है सभी के लिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, सभी कपल्स के लिए। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने घर, किराए पर भी नहीं गए हैं, किराए पर जाते तो एक बहुत बड़ी बात है, किराए पर नहीं है, अपने पेरेंट्स के घर पर है। पेरेंट्स के घर पर जाकर अब हम हो गए हैं बिल्कुल फ्री, क्योंकि अब तो कोई टेंशन नहीं है ना, जो प्रेशर था उनका टेंशन वो सारी गायब हो गई है। बट उसके बाद भी क्या सोच सकते थे इसके बाद कि हमारी शादी के जस्ट 10 दिन भी हमने अच्छे से नहीं स्पेंड किए थे खुशी से, तो हम क्या सोचते, क्योंकि जब लॉकडाउन भी खुल गया था और थोड़ा हमारे पास पैसा भी, जो कि हमने उनसे अपना मांगा ना, तो हमारे पास इतना पैसा आ चुका था कि हम, एक एग्जांपल दे रही हूँ, कि ये मुझे फॉरेन ट्रिप पर ले जा सकते थे, हम अच्छे से एंजॉय कर सकते थे, क्योंकि हर किसी का सपना होता है शादी के बाद लाइफ थोड़ी सी एंजॉय करें। और हमारी तो फिर आपको पता ही है शादी पसंद की शादी है, अपनी चॉइस से शादी की है, तो एंजॉय करने का दिल करता है, ये सब ठीक है। यहाँ से गौर से सुनना सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हमने घूमने फिरने की बजाय हमने पता है क्या अपना एक वो एम बनाया, बताइए क्या हमने बनाया, कि जल्द से जल्द, ना ही हमको ये घूमने फिरने में पैसा वेस्ट करना है, ना ही हमें कोई होटल्स में ऐसे खाना, डिनर, लंच, चट्टे चाटने हैं, ना ही हमको फालतू का पैसा मूवीज वगैरह में खर्च करना है, जबकि हम पैसा खर्च कर सकते थे। नई नई शादी हुई थी, किसका मन नहीं करता, बट हमने सोचा ये सब चीजें जब अच्छी लगती है जब खुद का कुछ हो। तो हमने दोनों ने डिसाइड किया हमें सबसे पहले अब फ्यूचर सिक्योर करना है, ताकि कोई कल दूसरा जो हमारे साथ किया ना भाई भाभी ने, कि वैसा कोई और ना कर सके। इसके लिए हम दोनों ने एक बस एम बना लिया, ना ही खाने की फिक्र हमको, ना पीने की फिक्र, ना सोने की फिक्र, बस एक ही मकसद था हमारा कि हमें जल्द से जल्द अपना खुद का घर बनाना है। तो एक सीख है सभी के लिए। उसी शाम को मैंने नेहा से प्रॉमिस किया था कि जितना हो सकेगा, भले मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े, और भले मुझे खूब पसीना बहाना पड़े, भले रात को 12-12 बजे तक भी काम करना पड़े, पर अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर मैं तुझे अपना खुद का मकान बना के दूंगा, इतना मैंने इससे प्रॉमिस कर दिया था। अब प्रॉमिस हो गया, बट अब ये कोई छोटे मोटे 2-4 रुपए की तो बात नहीं है, घर की बात है। इन्होंने मुझे बोला, इससे मुझे ज्यादा मैं खुश हुई कि चलो इतनी बड़ी बात बोली, बट अब इतनी बड़ी बात बोल तो दी, पर मकान देखना है, खरीदना है, प्लॉट देखना है, रेडीमेड लेना है, क्या लेना है, सबसे पहले हमने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया इस बारे में। तो मेरे पेरेंट्स ने भी यही बोला कि जल्द से जल्द तू भी अपना मकान बना दे, ताकि क्या है कि जैसे उसने तुझे घर से बाहर निकाल दिया, वो मेरे पेरेंट्स को भी फोन कर करके हमारे बारे में भड़काता रहता था, कुछ न कुछ बोलता रहता था, भले हमने कुछ वहां पे नहीं भी किया होगा तो वो 4 बातें और लगा के बोलता था। तो मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि जितना हो सके अब तुम्हें खुद का मकान लेना है और खुद के पैरों पे खड़ा होना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। हमारे पेरेंट्स ने बचपन से ही हम लोगों को यही सिखाया है कि किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है, जितना हो सके खुद के पैरों पर ही खड़ा रहना है। मतलब इंसान को 1 रुपए के लिए भी किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर जिस दिन हम 21 जून को हम अपने घर पे शिफ्ट हुए ना, उसी शाम को मेरे फादर इन लॉ और ये मकान देखने गए, प्लॉट देखने गए, मकान देखने गए। प्रॉपर्टी डीलर से बात कर हाँ। रखी थी काफी, और रिश्तेदारों को भी बोल रखा था कि जितनी जल्द से जल्द हो सके हमको मकान लेना है। प्लॉट का तो उस टाइम इतना नहीं सोचा था, क्योंकि हमको रेडी टू मूव मकान ही लेना था। उस टाइम दिमाग में हमारे ये था कि जितनी जल्दी हो सके रेडी टू मूव मकान में ही शिफ्ट होना है, प्लॉट के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, तो फिर अब जैसे कि जून में शिफ्ट हुए थे, तो जून में शिफ्ट होते ही हम यकीन नहीं मानोगे, हमारा एक ही मकसद था दोनों का कि जल्द से जल्द मकान लेना है। तो फिर ये जाते अपने, कभी पापा के साथ, कभी मैं जाती साथ में। पहले स्टार्टिंग में मेरे फादर इन लॉ और ये ज्यादा गए, फ्लैट्स भी देखे, क्योंकि रेडी टू मूव ही चाहिए था, तो फ्लैट्स, मकान सब कुछ देखे। बट अब आप सब समझते हैं कि मकान बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी नहीं है। किसी में कुछ प्रॉब्लम, कोई हद से ज्यादा इतना महंगा जो कि घर देखने में ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा करते करते हमको 2 महीने हो गए, जुलाई हो गई, अगस्त हो गया, ठीक है। हमने बड़े बड़े विलास भी देखे थे, हाँ। बड़ी बड़ी सोसाइटी, अच्छी खासी सोसाइटीज में देखे थे,
पर अब वो बोलते हैं कि आपको 18 महीने में हम लोग सैंपल विला दिखा देते कि हम आपको 18 महीने में बना के देंगे। मैं कहा 18 महीने बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये लोग पता है बुकिंग लेने के लिए 18 महीने आपको बोल तो देते हैं, फिर 2 साल 3 साल जब मर्जी हो, लॉकडाउन है बोल देंगे, लेबर नहीं है, वो नहीं है, इनके 1000 बहाने होते हैं और कभी आपको टाइम पे पोजीशन देते नहीं है। हाँ, तो फिर इसलिए हम लोगों ने बैठ नहीं रहा था, जबकि हमारा दिल था कि बस हमको बना हुआ मकान ही खरीदना है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर जाकर प्लॉट्स देखने शुरू किए, क्योंकि ना इतने हम लोगों ने मकान देखे, वहां कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा था। मतलब जो रेट थी ना मकान की वो उतनी जा रही थी जितना प्लॉट लेकर बना सकते हैं। तो फिर सभी ने सोचा कि जब, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, सबसे बड़ी दिक्कत जो भी हम देख रहे थे ना वो हमारे हिसाब से नहीं मिल रहा था, हम जैसा चाहते थे ना वैसा नहीं मिल रहा था। किसी में रूम छोटे तो किसी में क्या कहते हैं कुछ, और किसी का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी खराब, मटेरियल कहीं कहीं तो ऐसे है कि उनकी छत तक उखड़ रही है। हाँ, तो फिर ना ऐसे और सीलिंग वीलिंग से ऐसा पेंट वेंट निकल रहा, तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इन्होंने ऊपर से तो चलो अच्छा लग रहा है अट्रैक्टिव, अंदर से कैसा मटेरियल यूज करा होगा, और पैसे हमें उतने ही देने हैं। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि फिर हम बने हुए साइड हटाकर फिर हम प्लॉट की साइड गए कि प्लॉट देखना शुरू करते हैं। तो फिर हम लोगों ने प्लॉट देखे। इसी बीच में मकान देख रहे हैं, इसी बीच में 1 महीने ईद निकल गई थी, उसके बाद एक और ईद आई। आप सबको पता है ईद उल अजहा, ईद मेरी खराब करी थी उन दोनों ने। पर अब मैं मेरे ससुराल की ईद बताती हूँ। मेरी ससुराल में जो ईद पड़ी ना 1 महीने बाद, मेरे फादर इन लॉ ने मुझसे बोला, इनसे बोला कि इसको कपड़े दिलवा के लेके आना और जो भी इसको चाहिए इसको दिलवा देना। उन्होंने इतना बोल दिया ना, मैं उसी में बहुत खुश हो गई। मुझे ये कपड़े दिलवाते नहीं दिलवाते वो सब गया, उन्होंने इतना बड़ा दिल रखा ना, मैं उसी में बहुत खुश हो गई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा तू क्या खाएगी मिठाई में, तेरी पसंद की बता। तो मैं कहा मैं तो, मुझे तो सभी पसंद है, बट फिर भी उन्होंने बोला कुछ तो बता। तो फिर मैंने रसमलाई बोल दी क्योंकि मुझे पसंद है। उन्होंने मुझे रसमलाई मंगाई, और फिर इन्होंने कुछ मुझे होटल से, मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि इसको जो भी पसंद हो खाना, तो इसको ऑर्डर, मतलब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था ना, बाहर जाना सेफ नहीं था, तो इन्होंने फिर मुझे कुछ मेरी पसंद का लंच मंगाया था बाहर से। तो इतना सब करा। अंतर देखिए एक बड़े भाई में उन्होंने क्या करा था 1 महीने पहले, और अब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो क्या देखिए आप खुद करा। तो उनको भी पता था ना 6 महीने इसके ऊपर क्या क्या जुल्म करा है बेटे बहू ने हमारे। तो जो मेरे साथ अच्छा भी किया है मैं उनका भी तो बताऊंगी ना। इसी बीच में एक आंसर देना चाहूंगी। एक कोई थे वो बोल रहे थे कि आप भैया भाभी का नाम लेके टारगेट क्यों कर रहे हो। वो इसलिए करना पड़ा उनका नाम लेके, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलती ना मेरे इन लॉज, मेरे ससुराल वाले, तो उसमें सब शामिल होते हैं। आप सबको लगता है कि मेरे सारे ससुराल वाले खराब हैं। मेरे ससुराल वाले खराब नहीं है, मेरा पूरा खानदान, मेरे इन लॉज, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं करा है। कुछ भी जिन्होंने करा है वो 2% ही है, तो 2% का ही नाम लेंगे ना। मैं किसी और को क्यों लपेटे में लूं। सही बात है ना, जिन्होंने अच्छा किया है तो मैं अच्छा ही बोलूंगी, तो उनके लिए मैं जिंदगी भर अच्छे ही बोलूंगी। और जिन्होंने खराब करा है वो सब आप सुन चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमको एक सितंबर के समथिंग हमको एक प्लॉट पसंद आया। प्लॉट से बताता हूँ वो मेरे को कैसे, मैं एक्चुअल में ऐसे ही देखते थे कि मैं OLX पे काफी मकान भी देखता था। तो OLX में ही हम जिस सोसाइटी में पहले रह के आए हैं उसी में हमको एक प्लॉट और एजेंट का नंबर दिखाई दिया। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया और उसके शाम को ही मैं वो प्लॉट देखने आ गया। तो उसने काफी सारे प्लॉट्स दिखाए मेरे को, और उसमें से मेरे को एक प्लॉट पसंद आया, जो मतलब पसंद इसलिए आया था वो 2 साइडेड था। एक तरह से आप कह सकते हो कॉर्नर लो या 2 साइडेड लो, वो एक ही होता। और सबसे बड़ी चीज, लॉकडाउन में हमको अच्छी लोकेशन पे और अच्छी प्राइस में मिल गया। और वो ये जो प्लॉट लिए थे ये वो वाले थे जो ये प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ना, ये अपने पास ऐसे रखते हैं कि इनको फ्यूचर में बेचेंगे। पर लॉकडाउन था, उनके वो बिक नहीं रहे थे, तो इन्होंने लॉकडाउन में वो निकालने के लिए बायर्स को दिखाना शुरू कर दिया। तो और मेरे को वो एक्चुअल में फर्स्ट नजर में ही पसंद आ गया था। तो फिर उसका हमने मेरे पेरेंट्स को भी साथ में लेके आए दिखाने के लिए, नेहा को भी मैं दिखाने के लिए लेके आया, तो इनको भी पसंद आ गया और हमने उस प्लॉट को फाइनल कर दिया। और ये प्लॉट खरीदने से पहले मैं बताता हूँ, प्लॉट्स भी हमने बहुत जगह देखी है, बहुत जगह। ऐसा नहीं है कि ये एक ही देखा है, पर कहीं की लोकेलिटी सही नहीं, और किसी एरिया में चोरियां बहुत ज्यादा होती थी, कहीं लाइट की प्रॉब्लम, कहीं पानी की दिक्कत, कहीं दूसरी सिक्योरिटी का इशू। तो क्या हमको वहां पे भी जमा नहीं, और इस जगह इसलिए जमा क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे रह के गए हैं। समझ गए, रहकर गए, मतलब ये वही सोसाइटी है जहाँ हमारे भाई भाभी, हमारे जेठ जेठानी रहते थे। तो उसी सोसाइटी में
सोसाइटी बहुत ज्यादा स्टैब्लिश होती गई, तो हमारा अलग अलग एरिया में है, उनका अलग एरिया में है, बाकी रूट एक ही पड़ता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो फिर हम क्योंकि ये एरिया अच्छा है तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हम जान पहचान अच्छी हो गई थी इस एरिया में, तो अच्छा लग रहा था और यहाँ प्लॉट भी अच्छे मिल रहे थे, नई सोसाइटी डेवलप हुई थी, ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद फिर हमारा प्लॉट फाइनल हुआ। प्लॉट पसंद करने से क्या होता है, उसके लिए पैसे की भी तो जरूरत है। अब वो कैसे हैंडल हुआ वो भी तो हम आपको बताएंगे। तो पैसा, उनसे जो पैसा लिया था वो तो दे ही दिया था, पर वो भी पूरा नहीं हो रहा था क्योंकि प्लॉट की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी उस टाइम। तो अब मैंने क्या किया कि अब सबको भी पता है कि प्रॉपर्टी कैश में लेना बहुत मुश्किल है, तो हमने भी वही किया जो नॉर्मली प्रोसेस सब करते हैं। हमने भी लोन के लिए अप्लाई किया, होम लोन के लिए अप्लाई किया था। तो और बाय चांस आप सोच सकते हैं लॉकडाउन में 3 से 4 महीने की मेरी सैलरी नहीं आई थी अकाउंट में, तो मैंने सारी सैलरी एक साथ ली। और आपको पता है बैंक के अंदर जो सैलरी आती है तो बैंक उसी को रिकॉन्साइल करता है आपके लोन प्रोफाइल के लिए। तो मैंने सारी सैलरी ली और मैं एक फ्रीलांसर हूँ, तो तकरीबन 10 से 15 फर्म्स का मुझे वो सैलरी स्लिप देनी पड़ी, तब जाके बैंक ने मेरा लोन अप्रूव किया। और आप यकीन नहीं मानोगे, एसबीआई से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो आसानी से लोन मिल जाता है, प्राइवेट को एसबीआई लोन देने में इतना वो फॉर्मेलिटी मांगता है, इतनी फॉर्मेलिटी, बट मेरे से इतनी नहीं मांगी और लोन इतनी जल्दी हो गया कि हमको खुद को भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा लोन इतनी जल्दी हो गया। अब इसको आप ऊपर वाले की मेहरबानी समझो या हमारी किस्मत समझो, को ऊपर वाले को हमारे ऊपर दया आ गई। दया आ गई। सबसे पहली बात तो जब ये वाली बात लोग कहते हैं कि जिसका दिल सच्चा होता है उसका कोई नहीं होता, पर ऊपर वाला होता है, यहाँ ये वाली बात सच हो गई। हम 6 महीने उन्होंने हमारे ऊपर इतना जुल्म करा, आप सब देख चुके हैं, हमने उनको कभी जवाब नहीं दिया। ऊपर वाला तो हमें देख रहा था ना कि ये सच्चे हैं। इम्तिहान जितना होना था हो गया हमारा। यदि हमारी जगह कोई और होता तो सोचता अब तो माँ बाप के घर में आराम से बैठ गए यहाँ की, अब कोई टेंशन नहीं है। बट हमने ये चीज नहीं करी। हमने कहा हम आकर बैठ गए हैं पर हमें भी तो अपना कुछ करना है ना, ताकि कल को कोई उंगली ना उठा सके हमारे ऊपर। तो हमने सारे हमारे शौक आराम सब छोड़कर एक ही मकसद बना लिया, हम घर बनाना है। तो दोनों ने फिर फाइनली ऊपर वाले के कर्म से, इनकी मेहनत से भी, सारा ऊपर वाला भी उन्हीं की मदद करता है जिनका दिल सच्चा होता है, जो मेहनत करते हैं। इन्होंने मुझसे जो वादा करा वो ऐसा नहीं कि बस इसको ऐसी बातों में इसको देकर बस मैं ऐसी बातें लंबी लंबी फेंक रहा हूँ, बातें कुछ करूंगा नहीं। इन्होंने बोला तो इसको करके दिखाया। 2 महीने के अंदर जून में हम शिफ्ट हुए हैं, सितंबर में हमारा प्लॉट फाइनल हो गया, लोन अप्रूव हो गया। यकीन नहीं हुआ जब ये आए ना, तो यकीन नहीं हुआ कि मतलब ऐसा कैसे हो गया अचानक। इतनी खुश हुई तो ऐसा लगा कि हाँ, हमारे साथ भी जो बुरा होना था हो गया, हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले, क्योंकि हम खुद कुछ करना चाह रहे हैं, ऊपर वाला उन्हीं का साथ देता है जो कुछ करते हैं। तो फाइनली हमारा लोन अप्रूव हुआ, तो एक पड़ाव हमने पार कर ली। सितंबर में ही लोन अप्रूव होने के बाद में हमने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई और लोन हमने परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन का लिया था। तो प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई, अब काम था कंस्ट्रक्शन का। हाँ, तो इतना समझ आ गया सभी को। ये आप सब इसको स्किप नहीं करना है, सभी के लिए बहुत बड़ी सीख है कि हर इंसान को अपने दम पर कैसे भी करके अपना खुद का मकान होना ही चाहिए। घूमना फिरना ये सब बाद में आती है, पहले खुद का फ्यूचर सिक्योर करो। आजकल क्या है कि कपल्स के पास जैसे ही पैसा आ जाता है तो फ्यूचर का तो सोचते नहीं है कि कल की कौन सोचता है। जो आज है उसमें एंजॉय करो। घूमने चले जाते हैं, पैसा उड़ाते हैं, मजे करते हैं, पर क्या होगा, वो सिर्फ आपको 10 दिन 15 दिन आप सब वो यादें रख लोगे, फोटोज खींच लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर फ्यूचर का क्या। आखिर में घर तो आपको एक न एक दिन बनाना ही है। तो घर के लिए अभी से आप क्यों नहीं सेव करते, अभी से क्यों नहीं सोचते। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये वाली बात, अगर हम किराए पर होते तो फिर हम जल्दी बनाते मकान, वो भी एक बात समझ आती है। बट हम अपने पेरेंट्स के घर पर हैं, वो तो हमें घर से निकालेंगे नहीं ना। उसके बाद भी आप हमारी देखिए कि हमें अपना कुछ करना था, वरना हम भी, मैंने जैसे कि बताया, हम कहीं भी घूम फिर सकते थे, खूब पैसे उड़ाते, मजे करते। बट उससे होता क्या, ये पैसा हमने हमारे फ्यूचर के लिए रखा, सही जगह लगाया, घूमना फिरना जिंदगी से लगाया। अब हम उनमें से नहीं है। मुझे उन लोगों पर बड़ी तरस और रहम आता है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, पर अचानक से 2 पैसे आ जाएं, भले किराए के घर में रह रहे हैं, घर में पैसा नहीं है, गैस नहीं है जलाने के लिए, बट 2 पैसे आ गए तो यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहां घूमने जा रहे हैं, शादी के बाद यहाँ जा रहे हैं। ये सब तब अच्छा लगता है जब पर्सनल अपना बैंक बैलेंस अच्छा हो,
अच्छी लाइफ दे रहे हैं अपनी वाइफ को। ये बेचारे तो इतने अच्छे हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, दुनिया में सब इनको जान चुके हैं। उसके बाद भी इनका यही था कि मेरी वाइफ को मेरे भाई भाभी ने इतना परेशान करा, पीने पानी तक के लिए इतना परेशान करा कि जो इसको परेशानी दी है ना, उसको मैं जल्द से जल्द इसको अपने घर में लाके खड़ा करूं ताकि इसको कोई कुछ उंगली ना उठा पाए। ऐसा इंसान देखा है आपने कभी? इसलिए मैं दुनिया के आगे बड़ी प्राउडली बोलती हूँ कि मेरा हस्बैंड दुनिया में सबसे अच्छा है। निकम्मों की तरह नहीं है जो काम नहीं करते हैं, वाइफ को रखते हैं किराए के घरों में, फिर अचानक से 2 पैसे आए तो घूमने चले जाते हैं। उसमें हस्बैंड की वाहवाही, हस्बैंड की तारीफ उस चीज में नहीं है कि वाइफ को वो घुमा रहा है, हस्बैंड की तारीफ इस चीज में है कि अपनी वाइफ को कैसी लाइफ दे रहा है, अब उसका फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। वाइफ भी सपोर्टिव होनी चाहिए। अगर चलो हस्बैंड बोल रहा है घुमाने का तो वाइफ को भी बोलना चाहिए ना। अभी हम घूमने फिरने में पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि अपन अपना खुद का घर बनाने की सोचे। वो ज्यादा जरूरी है ना, सर पे छत होना ज्यादा जरूरी है, ये घूमने फिरने से कुछ नहीं होता। और आप सबको पता है स्पेशली इंटर रिलीजन मैरिज जो करते हैं, इंटर रिलीजन मैरिज में तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही वाली बात आती है। जैसे देखो मेरे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं करा, वैसे सामने वाले की भी नहीं करेंगे ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें जो हमारे पास पैसा है उसको सेव करना है, आगे फ्यूचर का सोचना है। बस 2 पैसे आ गए तो हम उसको उड़ाने चले जाएं, दुनिया के आगे शो ऑफ मारें, इससे तुम्हारी वाहवाही नहीं होगी। ये तो ऐसा शो ऑफ तो ये कितना मार सकते थे, इनकी बहुत वाहवाही लूट लेते, पर इसमें इनकी तारीफ नहीं थी। इन्होंने इनकी दुनिया के आगे तारीफ समझी कि मैं मेरी वाइफ को खुद का एक घर मकान बना के दूंगा ताकि आज जीते जी और मरने के बाद भी कोई इसको घर से ना निकाल सके, ताकि उन लोगों ने ऐसा करा ना, तो ये एक बहुत बड़ी सीख है। भी मेरे रिश्तेदारों ने नाके ताने मारे थे कि शादी के बाद तू कहीं घूमने नहीं गया, अपनी वाइफ को घुमाने नहीं ले जाता, तू तो घर में ही बिठाए रखता है इसको। हाँ, पर मैं इसका आंसर मैं देती हूँ। ऐसा मेरा दिल नहीं था कि मैं घूमने फिरने के शौक रखूं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर बताती हूँ, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स का मैं बता चुकी हूँ, उन्होंने मुझे जिंदगी में सारे सुख दिए हैं। रेस्टोरेंट, घूमना फिरना, ऐश मौज, अच्छे से अच्छे शॉपिंग होगी, सब उन्होंने मुझे पूरे शौक कराए हैं। जिंदगी में मैंने बहुत मजे करे हैं, ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी। तो मैंने ये सब देखा है। अब ये चीजें उन लड़कियों के लिए होती है, कुछ देखती नहीं है, उन्हें कोई सुख नहीं मिलता, तो क्या है अचानक से उसके हस्बैंड के पास पैसा आ जाता है ना, तो लड़की क्या होती है, तो हस्बैंड से बोलती है लड़कियां कि जैसा भी है मैंने तो शादी की है, मुझे सारे ऐश मौज करा, तुम जाओ भले भाड़ में। मैं इनसे बोल सकती थी ना, मुझे भी तो शादी के बाद क्या मिला, आप सबने देख रखा है, परेशानी मिली। मैंने उनसे एक दिन नहीं बोला कि आपके भाई भाभी ने मुझे इतना परेशान करा, शादी के पहले तुमने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, मैंने इनसे नहीं बोला, क्योंकि मुझे मेरा हस्बैंड पता है ना, मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है। और तो लड़कियों से होता है, मैंने तो अपने घर में ऐश मौज बहुत करे हैं, तो ये ऐश मौज मेरा हस्बैंड मुझे करवा सकता है, मुझे पता है, वो जिंदगी में कभी और करवा लेगा। तो मैं तो एक बात बोलती हूँ, आज मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे घर में लाके खड़ा कर दिया, मैंने ये समझो जन्नत यहीं देख ली, पूरी दुनिया घर में देख ली। फॉरेन ट्रिप, घूमना फिरना, रेस्टोरेंट गए, सब भाड़ में। मैं आज मेरे घर में बैठी हूँ, इसका मतलब मेरी जन्नत भी है ये, पूरी दुनिया के सामने मैं बोलती हूँ सर पे आज छत है मेरी, तो आज किसी की मजाल नहीं होती। मेरे घर पे शिफ्ट होने के बाद एक मन में मेरे ये भी आया कि मैं इसको कुछ गोल्ड का दिलवा दूं, क्योंकि अब कुछ भी नहीं पहनती थी अपने घर पे, तो ये गोल्ड की अंगूठी पहनती थी, वो भी ये रख के आई थी। और दूसरी मैंने कहा कि गले में कुछ पहनने के लिए चेन बनवा दूं, गोल्ड की अंगूठी बनवा दूं, तो मैंने उससे पूछा भी था कि मैं ये बनवा दूं, तो इसने मना कर दिया कि मुझे ये गोल्ड वोल्ड कुछ भी नहीं चाहिए, पहले सबसे पहले मुझे मेरा घर चाहिए। मैंने कहा गोल्ड ये सब मेरे वही फिर बात वही आ गई ना, मैंने अपने घर पे सब कुछ देखा है, मेरे पेरेंट्स ने सब मुझे, मैं डेली में पहने रहती थी, इन सब का शौक है। ऐसा नहीं कि हर लड़की को होता है, शादी के पहले भी शायद मुझे भी है, बट सबसे पहले ये सब चीजें घूमना फिरना, गोल्ड सिल्वर, ये सब तब अच्छा लगा। आपका खुद का एक घर हो, घर नहीं है आपके सर पे, आपकी छत नहीं है, बट आप ये दुनिया के आगे शो ऑफ मारते फिर रहे हो, तो ऐसे लोग, ऐसे लड़का और ऐसे लड़की, हम दोनों की नजर में वो एक कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम पैसा ऐस मौज कर रहे हो किस लिए, सिर्फ लोगों के आगे शो ऑफ मारने के लिए। हमसे भी दुनिया ने बोला, मैंने कहा मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, मैं क्या, ये मेरे लिए मेरी सेफ्टी देख रहे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लॉट हुआ और फिर सितंबर निकल गया, फिर अक्टूबर में था हमारा, और था 18 अक्टूबर को
घर की नींव रखी गई थी। ठीक है, उस दिन वैसे तो सारे दिन अच्छे होते हैं, बट उस दिन 18 अक्टूबर को वो क्या नवदुर्गे भी स्टार्ट हुए थे और साथ में उसी दिन मिलादुन नबी भी थी। ये देखिए आप, दोनों अच्छे दिन उसी दिन थे। मैं तो उस दिन नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी एक दिन पहले बहुत फीवर आ गया था, बहुत ज्यादा। तो उस दिन मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरी कजिन आई थी और साथ में ठेकेदार से पहले ही बात हो चुकी थी और सारा वो बनाने का सब कुछ तय हो चुका था। तो ठेकेदार भी आया था साथ में, क्योंकि वो गड्ढा वड्ढा खोदने में और उनके औजारों की भी पूजा होती है और साथ में एक पंडित को भी लेके आए थे। तो उसी दिन मुहूर्त हमने कर दिया था, नींव का उद्घाटन कर दिया था हमने, पूजा वूजा कर दी थी। तो जैसे ही हम लोग पूजा वूजा से फ्री हुए, एकदम इतनी खतरनाक तेज बारिश हुई कि हमको इधर ही थोड़ी देर रुकना पड़ा। और फिर मेरे क्या कहते हैं पेरेंट्स ने मुझे भेज दिया कि वो पंडित जी को छोड़ के आना है। तो मैं उनको छोड़ने चला गया और इधर से मेरे पेरेंट्स और मेरी कजिन वो चले गए, अब क्योंकि पास में ही है मेरे भाई का मकान, यहाँ से वो चले गए मेरे भाई के यहाँ पे कि उनको ये खुशखबरी देने कि इनके मकान का काम शुरू होने वाला है। अब वहाँ क्या तमाशा हुआ वो आप सुनिए आगे। तो वहां जाने के बाद में क्या तमाशा हुआ, वहां जाके सबसे पहले तो मेरे भाई ने बोला वो घर पे आया है तो आपने इसको रखा क्यों, आप लोग इसको घर से बाहर निकालो। देखो आप, खुद ने तो हमको घर से निकाल दिया है, अब जो हमारे पेरेंट्स हमको घर पे रख रहे हैं तो उनसे भी बोल रहे हैं कि इनको घर से निकालो। अब उनको अभी भी सुकून नहीं मिला। और जो ये मेरा मकान बन रहा था कि ये कैसे मकान बना सकता है, कि मुझे तो पता है ये कभी मकान बना ही नहीं सकता, कि तुम लोग ही मतलब इसकी हेल्प कर रहे हो, तुम लोग पैसा दे रहे हो। तो ये बात मेरे घर वालों ने मुझे शाम को आके बताई थी कि ऐसी ऐसी बात हुई। तो इतना बहस कर रहा था मेरे पेरेंट्स से, उनके ऊपर भी चिल्ला रहा था, चीख रहा था। मेरे पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि तूने इसको घर से निकाला क्यों और तुम लोगों के बीच में क्या बात हुई है। तो उसने बोला कि जब मैंने इसको मना किया कि कोर्ट केस करना ही नहीं है, तो इसने कोर्ट केस क्यों किया और क्यों ये इसको वापस लेके आया। अब देखो आप, कोर्ट केस करा, मायके में तो समझ आता है क्योंकि उनकी बेटी इधर का साथ दिया तो वो मुझसे नाराज है। मायके का तो आप सबको समझ आता है क्योंकि मैं इधर आई। मेरे ससुराल में इनके भाई को क्या प्रॉब्लम है, पैसा इन्होंने लगाया, मैंने तुम्हारे अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोला ना। यहाँ सब लोग खुश हुए, खुशी होंगे ना, इनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं करा। ये दो एक ऐसे नमूने थे जिनको मेरे आने से दुख हुआ है। ये वाली बात सुन के आपको भी हैरानी होगी कि वो किस तरह की मेंटालिटी रख। जब इनको शुरू से ही मैं पसंद नहीं थी, शुरू से डे 1 से पसंद, तो इन्होंने शादी में आने का ढोंग क्यों करा, फिर शादी में मुझे साथ में क्यों रखा, 6 दिन उसके बाद भी वापस क्यों बुलाया, इतना सब करने के बाद बुलाया, फिर मुझे 6 महीने टॉर्चर करा। क्या मतलब इतनी बड़ी सजा दे रहे थे। तुम्हारी बहन ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली तो उसको इतनी बड़ी सजा दे रहे थे। ये सीधा से एक शब्द में बोल सकते थे ना कि तू उसको लेके यहाँ से चले जा। तो उनके यहाँ जाना को जा कौन रहा था, हम पैर भी नहीं रखते वहां पर। इतना उन्होंने सताया इस चीज की वजह से। कोर्ट केस का उनको मिर्ची लगी हुई थी कि क्यों करा। इसका मतलब वो ना इनका घर बसना देखना चाहते थे। उन्होंने तो सोचा लड़की आई है ठीक है, मुस्लिम लड़की है, घर वाले ले जाएंगी और वापस आएगी नहीं। अब मैं पड़ गई उनपे उल्टी। उन्होंने सोचा कोई ऐसी वैसी लड़की होगी, मैं मिल गई उनको एजुकेटेड पढ़ी लिखी लड़की जो बिना बोले बिना जवाब दिए भारी पड़ गई उनके ऊपर। ये देखिए आप, लड़ना भिड़ना तो दूर की बात, उनके ऊपर भारी पड़ गई मैं। मेरी जो समझदारी और अच्छाई थी ना वो आज उनपे बहुत भारी पड़ी है। तो बस इस चीज की उनको मिर्ची लगी है और शायद जिंदगी भर लगेगी इस चीज की। मेरे पेरेंट्स ने भी उनसे ये सवाल पूछा था कि अगर तेरे को इतनी दिक्कत थी तो तूने शादी क्यों करवाई उनकी। हाँ, सबसे बड़ी बात, लड़ाई झगड़े में लोग क्या बोलते हैं कि इन्होंने हमसे मुंह चलाया। अब उनके पास कोई रीजन ही नहीं बोलने का, तो अब कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो ऐसा तो वैसा, तो ये क्यों लेके आया। चल के मुझसे बोला था, मैं कौन से यहाँ से अपने घर से तुम्हारे यहाँ जबरदस्ती कूद पड़ी थी आपके घर पर। आपने ही तो बोला था महान बन के बोला था ना। इससे अच्छा तो मैं अपनी फैमिली को मानती हूँ जिन्होंने एक बार में मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया। कम से कम इतना मेंटल टॉर्चर तो नहीं करा इन्होंने। अच्छा बनकर मेरी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। मुझे रमजान में एक रोजा रखती थी जहाँ कोई भी नॉन मुस्लिम होगा बेचारा वो भी इतना अच्छा होता है, इतनी कद्र करता है सारे हिंदू, पर एक ही ऐसे नमूने निकले 2 लोग जिन्होंने मुझे तरसाया। फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि अगर इतना ही था तो तुमने उनको रहने के लिए क्यों बुलाया। तो उसमें भी वो बोलता है कि हम लोगों ने उनको नहीं बुलाया, वो लोग जबरदस्ती आए। हाँ, देखो, जबकि मैंने पहले ही फोन करके पूछा था कि क्या हम वहाँ पे रहने आ जाए, तो अपने मुंह से ही बोला था कि हाँ आप लोग आ जाओ रहने। और यहाँ पे मेरे पेरेंट्स के सामने बोल रहे हैं कि जबरदस्ती मतलब हम लोग गए थे वहाँ पे रहने।
ये मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। एक बात अगर समझने आए तो इन्होंने अभी जो बताया है ना कि हम लोग उनसे पूछ के गए थे, मतलब 6 दिन रह चुके थे ना, उसके बाद मैं कोर्ट से वापस आई थी तो 15 दिन हम अपने ससुराल में रही थी। उसके बाद फिर उन्होंने बोला था कि 15 दिन आप वहीं पे रहो, वापस आ जाना। तो जब हम 1 जनवरी को शिफ्ट होने वाले थे ना, तब एक बार इन्होंने डायरेक्ट, हम नहीं गए थे, परमिशन ली थी कि हम लोग अब आ जाए, क्योंकि उन्होंने पहले से बोल रखा था ना आप लोगों को हमारे साथ ही रहना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ आ जाइए ना, यहीं साथ में रहेंगे। तो अब और हम क्या करें, हर तरह से हमने पूछा करा। और मुझे तो आज तक इस बात में हैरत होती है कि उनको मुझसे इतनी नफरत थी, सिर्फ किस लिए कि उनके भाई ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। मेरे फैमिली को भी पसंद नहीं था ना कि मैंने हिंदू से शादी कर ली, उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, बात खत्म। जिंदगी में 3 साल हो गए आज तक बात नहीं करी, कम से कम ऐसे मेंटल टॉर्चर तो नहीं करा। इन्होंने तो मुझे घर में रखकर मुझे इतनी बड़ी सजा दी, जिंदगी में मर जाऊंगी पर अब कभी उन दोनों के ना साथ घर का एक पानी पीऊंगी। उन्होंने मुझे इतना सताया है। और फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि उसने तेरे मकान बनाने में इतनी हेल्प की, 6 महीने बेचारा वो बिना खाए पिए तेरे मकान की देखभाल करता रहा। तो उसमें भी वही बोलता है कि 6 महीने जो उसने मेरे मकान बनाने में हेल्प की, 6 महीने उसको मैंने रख लिया, तो अब हिसाब बराबर। और आज से ना वो मेरा भाई है और ना मैं उसका भाई हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि मेरा भाई आज से मेरे लिए मर गया। देखिए आप, तकलीफ उन्होंने हमको दी, हमको मेंटल टॉर्चर किया, हर तरह से परेशान करा, लास्ट में जाके हमको मरा घोषित कर दिया। और हम उनको आज भी आप सबके सामने भाई भाभी बोल रहे हैं, जबकि वो भाई भाभी छोड़ो, वो जेठ जेठानी बोलने के लायक नहीं है, क्योंकि ये हमारी अच्छाई है। अच्छा ये इसलिए क्योंकि अब क्या कह के बुलाए उनको, दुश्मन तो बोल नहीं सकते हम, फिर उनमें और उनमें अंतर क्या रहेगा। तो एक ये ऐसी कड़वी सच्चाई है जो जिंदगी भर साथ चलेगी। तो ये इसके बाद उन्होंने हमको मरा घोषित कर दिया। मैं तो उनकी लाइफ में कोई डिजर्व करती नहीं हूँ कुछ भी। इनको अपने भाई को, जो इकलौता भाई है छोटा, जिन्होंने सब कुछ कर रहा उनके लिए, उनको मरा घोषित कर दिया। तो आज तक हम उनके लिए मरे हुए हैं, जिंदगी में ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। इस बीच में एक बात और बताना भूल गए कि जब हम उनके घर से निकले थे तो अब उन्होंने क्या किया, मेरी भाभी ने, जो कमरे से बाहर नहीं निकली थी, मेरी कजिन को फोन करके पूछती, क्योंकि उसका भाई आया था सामान शिफ्ट करवाने के लिए, उसको फोन करके पूछती है कि वो दोनों कहाँ गए हैं। अब देखिए आप, मतलब घर से निकलने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा, दूसरों से पूछ रही कि हम लोग गए कहाँ हैं, दर दर की ठोकरें खाने गए, किराए के मकान में गए कि कहाँ गए। तो मेरी कजिन को मैंने पहले बता रखा था सब कुछ। उसने कहा कि मुझे तो पता नहीं है। तो उसने पूछा ऐसे कि क्या हुआ, तो वो क्या बोली कि अरे पता नहीं उनको तो क्या हो गया, वो तो खुद ही चले गए, हमसे तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा बोला ना तुम, अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो दुनिया को सबको साफ साफ बताओ ना कि हम लोगों ने निकाला उनको घर से। इसीलिए जो अभी लास्ट वीडियो मैंने कहा था ना कि जब तक वो खुद नहीं बोलेंगे तब तक हम नहीं जा सकते, इसका आंसर अब आपको समझ आया। वो हम उनके कहने पर ही घर से निकले, उसके बाद भी देखो खुद को कवर करने के लिए वो दुनिया के आगे क्या बोल रहे हैं कि हमने तो कुछ करा ही नहीं। वो दोनों तो अपनी मर्जी से चले गए, इतनी भोले बनकर, ताकि दुनिया जो तो वो तो सब घास खा रही है, उसको तो कुछ सारी अक्ल तो बस इन्हीं में है। तो बस उनके ऊपर वैसे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था, कि सबको सच्चाई पता थी कि बकते रहो, कुछ भी बक रहे हैं। तो फिर और पता नहीं क्या क्या बदनाम कर रही। और इतनी बेशरम लोग आपने नहीं देखे होंगे, हम लोग निकल रहे हैं ना तब तक उन्होंने एक बार पूछा नहीं कि आप लोग जा कर रहे हैं, अरेंजमेंट हो गया। उन्हें कोई मतलब ही नहीं, उन्होंने सोचा सड़क पर कहीं पड़े रहेंगे, अपन को क्या करना। पर अब उनको मिर्ची लगी, उनको पता चला कहीं से कि अरे ये तो पेरेंट्स के यहाँ पहुंच गए, तो फोन करके उनको बोलते हैं। फोन करके भी बोला और वापस जब हमारे मकान का पता चला तब भी बोला, फोन करके बोलते हैं उनको इसी वक्त घर से निकालो, उनको घर पे क्यों रखा मेरे फादर इन लॉ को। तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला ये घर मेरा है, मैं जिसको रखूं जिसको नहीं रखूं मेरी मर्जी। उन्होंने मुझे बताया, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बताया कि आज उसका फोन आया था, वो ऐसे बोल रहा था। मैं सर पकड़ के बैठ गई, मैंने कहा ये चाहते क्या है, खुद के घर से निकाल दिया, अब यहाँ पे भी रहने दे रहे हैं। तो मेरे फादर इन लॉ बोलते हैं तू उसकी बात पे ध्यान मत दे, वो तो ऐसे ही है, उसकी टेंशन लेगी तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो समझ चुके हैं, अब उनके बारे में कुछ बोलने से मतलब नहीं। अपने पेरेंट्स के घर गए, उसमें भी सुकून से जीने नहीं दिया। फिर हमारे प्लॉट का पता चला, हमारे पेरेंट्स खुशखबरी लेकर, तो उसमें भी क्या बोलते हैं उनको मिर्ची लगी, उन्होंने घर कैसे बना लिया। तो फिर जब हम घर पे आए ना, इन्होंने मुझे बात बताई, क्योंकि ना उस वक्त ये शामिल थे और मैं तो पूजा में आई नहीं थी, तबीयत खराब थी। तो हम दोनों ने बैठ के बोला भाई जब वो एक रुपए का इतना हिसाब लेते हैं, उनके दिमाग में उनका दिमागरा भरा हुआ है कि जो अपना मकान बन रहा है वो अपने पेरेंट्स ने मदद करी है, तो कल को वो जो मकान बना रहे हैं ना, इसके ऊपर भी हक जता सकते हैं ना
कि ये मकान तो पेरेंट्स ने दिया है तो उसमें हमारा भी हक है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे आके बताया कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि मकान के लिए हमने तुझे पैसा दिया है। तो मैंने उसी वक्त जो लोन अप्रूवल लेटर होता है उसकी फोटो खींच के उसके व्हाट्सएप पे भेज दी और मैंने कहा कि ये अच्छी तरह से आंखें खोल के देख ले, ये मकान मेरे ऊपर मतलब मैं बना रहा हूँ, अपने पैसे से बना रहा हूँ और लोन लेके बना रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि मेरे माँ बाप ने पैसे दिए इसलिए मैं मकान बना रहा हूँ। तो आइंदा से इस मकान पे नजर डालना भी मत और इस मकान के बारे में कभी कुछ बोलना भी मत तू। क्योंकि भाई ये बहुत जरूरी था, क्योंकि वो 1-1 रुपए का हिसाब लेते थे। वो उनका आप सब समझ गए होंगे पैसों के कितने लालची हैं। अब जो नया मकान बन रहा है तो वो तो यही सोच रहे हैं ना कि ये मेरे पेरेंट्स ने पैसे दिए तो इस पे भी हक जताएंगे। तो हमने बोला भाई ये हमारी मेहनत को और हम कितनी मेहनत करके बना रहे हैं, कल को ये इस मकान पर कब्जा ना करने आ जाए तो पहले ही पूरी दुनिया के सामने, कैमरे के सामने और जिंदगी में कभी आप लोग भी सुन लो, अगर देख रहे हो तो ये वीडियो, ये मकान मेरे हस्बैंड ने बनाया अपनी मेहनत से। मेरा और मेरे हस्बैंड और मेरा ये मकान है, तीसरा इसमें किसी का कोई हक नहीं है। इसलिए इस मकान के बारे में कभी सोचना भी मत। मतलब हमारी मेहनत से हम लोन लेके मकान बना रहे हैं ना, इस पर भी उनकी नीयत खराब है। आप देखिए ऐसे लोगों का क्या होगा। और पूरी वीडियो देखना, स्किप नहीं करना, आगे चल के बहुत मोटिवेशनल होने वाला है सभी के लिए। क्योंकि हमने जो स्ट्रगल किया है, हमने जो एक्सपीरियंस किया है ना, हम चाह रहे हैं कि सभी कुछ अच्छा सीखें। जैसे हमने आंखें बंद करके किसी पे यकीन कराना, वैसा आंखें बंद करके कोई यकीन ना करे। और हम सबसे बड़ी बात यही कहना चाहते हैं, अगर आपके पास आज 4 पैसे आ जाते हैं ना तो उसको ये फालतू चीजों में घूमने फिरने में उड़ाने से कोई मतलब नहीं है। अपना फ्यूचर सिक्योर करो, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास पैसा होगा ना तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद के बलबूते पे सब कुछ कर सकते हो। अब हमारे साथ भी क्या हुआ, हमारे भाई ने ऐसा करा, पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया, पर पेरेंट्स बेचारे कब तक साथ देंगे? आखिर जिंदगी तो हमें लंबी बितानी है ना, तो कुछ करना तो पड़ेगा। और मेरा एक उसूल है, मैं 10th के बाद से पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहा, ना मैं पेरेंट्स के ऊपर कभी बोझ बन के रहा। मैं खुद हमेशा से खुद के बलबूते पे ही सब कुछ करना चाहता था और करता आ रहा हूँ। मैं पेरेंट्स के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहता। एक इससे बात आई याद मुझे, अब हम अपने घर पे भी शिफ्ट हुए ना, अपने पेरेंट्स के घर पर। यहाँ पे भी मैं क्लियर कर दूं, इतना बड़ा झटका लग चुका था हमको एक पैसे का। तो वहां शिफ्ट हुए ना, तो इन्होंने आगे से ही, पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला, हमने आगे से ही हम दोनों ने सोचा कि लाइट का बिल, जो भी मतलब खर्चा था हमारे पर्सनल कुछ भी थे खाने पीने का, सारा हमने कंट्रीब्यूट किया। जब तक हम घर में रहे वहां पर बिल ये पूरा करते थे। देखो पेरेंट्स तो कुछ नहीं बोलेंगे, बट वक्त का भरोसा नहीं है, एक बार ठोकर खा ली तो ये पूरा करते थे। तो ये चाह रहे थे कि कभी किसी के दिल में ना आए, या कभी वो इंसान आके कुछ भड़का ना दे, तो रिश्ते खराब ना हो, इसलिए हम आगे से पूरी कोशिश करते थे। कि एक ने बहुत बुरा करा था हमारे साथ, तो हम वहां भी बहुत खुददारी से रहे थे। और बाकी अब जो भी रहा आगे वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब मिलते हैं आपसे जल्द। बाय।